अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िम हुसैन फिर से आज आपकी खिदमत में लाई हूँ एक वीडियो। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि एक मुद्दा ख़त्म नहीं हो पाता, एक परेशानी ख़त्म नहीं हो पाती, इस मुल्क पर दूसरी परेशानी आ पड़ती है। आप जान रहे हैं कि मैं बात किस चीज़ की कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अग्निपथ योजना की। देखिए, आज बात जो है हिंदू मुसलमान की नहीं है, आज बात मजहब की नहीं है, मंदिर मस्जिद की नहीं है, राम रहीम की नहीं है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। आज बात जो है हमारे मुल्क के सैनिकों की जिंदगी की है। देखिए, पहले आप किसी चीज़ को मुद्दा बनाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि हम जिस चीज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकलाब पैदा कर रहे हैं, वो एक्चुअल में है क्या। देखिए, हमें जो है हर चीज़ें ईजिली तरीके से करना है। मैं भी साथ देना चाहती हूँ, मैं साथ दे रही हूँ, मैं आवाज़ उठा रही हूँ, लेकिन पहले उसके बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए। आज हमारे मुल्क के सैनिक जो परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी जो इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म साहब ने जो लिखी हुई है, वो कितने साल की, 4 साल की। क्या इन्हें ये इस बात का इल्म नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है ऐसे ही बन गए हैं, ये वज़ीर आज़म ऐसे ही बन गए हैं, बस ये इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, बस इनको मिल गया। तो भाई, इनकी एज हो चुकी, इनको हट जाना चाहिए। जो हमारे मुल्क के सैनिकों की इन्होंने ज़िंदगी की जो तारीख लिखी हुई है, उन्होंने उसको लिखी है 4 साल, सॉरी 5 साल। पहले 17 से 21 था, अब 17 से 23 कर दिया है, यानी 5 साल कर दिया है। वो भी डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने का ये ऐलान था। उन्होंने इस बात को कहा है कि उन्होंने 10% की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने 10% और लाने की, इजाफे की बात कही है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तीनों सिपाहियों के जो है बड़े प्रमुख हैं, उनके मौजूदगी में अपने आवाज़ पर कहा है कि पहले तो उन्होंने 17 से 21 एज मांगी थी, अब वो उन्होंने 17 से 23 कर दी। भाई, एक बात ये बताइए, पहले तो बच्चों की ट्रेनिंग मिलने में उनकी वक्त निकल जाता है, उनकी ज़िंदगी निकल जाती है, और जो आपने ये एज का एक दायरा रख दिया है इस वक्त जो आपने एज का एक दायरा रखा है, उस वक्त तो न जाने कितने लाख हमारे सिपाही जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी फिजिकली तैयारी कर रहे हैं, उनकी एज तो निकल गई। बच्चा जो होता है ना, वो इंटर करने में, हाई स्कूल इंटर करने में बच्चे की एज जो है आई थिंक 16-17 तो हो ही जाती है, ना चाहते हुए 17 तो हो ही जाती है। अब उस वक्त बच्चे का शऊर क्या होता है, वो मुल्क के जो सरहद हैं, वो उसको कैसे संभालेगा, और उनकी जो ज़िंदगी की जो तारीख लिखी हुई है, वो कितनी, 4 साल। उसके बाद वो क्या करेंगे भाई? मजदूरी करेंगे, फाड़वा चलाएंगे, या ऑटो रिक्शा चलाएंगे? भाई, आपने जॉब निकाली, आप जॉब निकाल देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना था? आपको उसमें एज नहीं डालनी थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतने इतने मेडल लेके, पुरस्कार लेके घर पे बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो, उनके बेचारे माँ बाप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके, आपको हर एक चीज़ पता है, आप ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए, आपको हर चीज़ पता है कैसे सेक्रीफाइस की जाती है, माँ बाप कैसे सेक्रीफाइस करते हैं। आपने भी ज़िंदगी में चाय बेची कि नहीं? आज रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वज़ीर आज़म, क्योंकि आपने सेक्रीफाइस किया। अल्लाह ताला कहता है कि मैं किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो काफिर हो, मैं किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आपने मेहनत की, आज अल्लाह ने आपको पोजीशन दी, और आप उस पोजीशन को क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान के बच्चों के खून से खेल रहे हैं। आप जॉब जो है, टीचर की वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, जो निकाल रहे हैं वो रद्द कर दे रहे हैं। डॉक्टरी की वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, इंजीनियरिंग की वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। जो बच्चा जिस पोजीशन पे है, जिस फील्ड से पढ़ाई किया, उसकी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। और आपने चलो एक मुद्दा, एक जो है एक चीज़ें सही सोची भी हमारे क्या कहते हैं आर्मी जवानों के लिए, तो उनके लिए क्या किया आपने? एक एज रख दिया। आपके पास कुछ है वह नहीं है, बस आप खाली खा रहे हैं। आपकी बताइए, एक बात बताइए, अच्छा चलिए, आपकी मंथली सैलरी कितनी है? आई थिंक 3.5 लाख, 3.5 लाख है ना? तो ये जाके
एनुअल यानी पैकेज कितना होता है, आई थिंक 44-45 लाख रुपया होता है एनुअल जो है। उसकी तो उसमें तो इंसान खाएगा पिएगा, अपनी जो है सेविंग करेगा, सेविंग करने के बाद इंसान अपनी फरमाइशें करता है। आप क्या कर रहे हैं, 40-40 लाख की तो घड़ी पहन रहे हैं। किसके बदौलत भाई, जो आपको जो पोजीशन मिली, उस पोजीशन पे जो आपको सैलरी मिली, उसमें आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कीजिए ना। गरीब का माल क्यों खा रहे हैं आप, गरीब को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? 10-10 लाख की आपके ड्रेसेस जेबतन किए जाते हैं। ये कहाँ से आ रहा भाई आपके पास पैसा? भाई आपके पास अलग तो कोई बिजनेस है नहीं है, या बहुत बनाए होंगे। भैया हमारी बात सुनो, साफ सुथरी बात ये देखो, अब हिंदुस्तान के जवान के न्यू जनरेशन के बच्चों की जिंदगी से खेलना खत्म कर दो, बहुत हो चुका। बच्चे जो हैं बेचारे, हर साल बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो रही है, वो बच्चे बेचारे क्या करें, सब मजदूरी करें। भाई मजदूरी भी तो नहीं मिल रही है, जब मुल्क में काम ही नहीं है, लोगों का कारोबार ही नहीं चल रहा, तो मजदूरी करेगा कहाँ से भाई बंदा? देखो भाई मेरी बात सुनो, प्यार से सुनो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। 100 जुल्म किए तुमने परवाह न की हमने, 100 जुल्म किए तुमने परवाह न की हमने, वो ज़र्फ तुम्हारा था ये ज़र्फ हमारा है। हम आपसे एक अदब के दायरे में, ये अच्छा जो इतनी चीज़ें मिट रही हैं, जो इतना सैलाब आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये जो इतनी सारी चीज़ें जलाई जा रही हैं, भाई ये आएगा कहाँ से? ये हम लोग से निकालोगे, फिर से कोई टैक्स लागू कर देंगे भैया। आप जो है, जो गरीब माएँ हैं ना, जो गरीब घर के लोग हैं ना, उनको आप बखूबी राशन तो दे रहे हैं। चालाकी देखिए आपकी, माशाल्लाह। बस इन सब चीज़ों में दिमाग है, राशन इंसान कच्चा खाएगा। आपने गैस फ्री बंटवाई, गैस की कीमत इस टाइम कितनी है? 1150-1100 रुपया हो गई है। लाजिमन इंसान हर महीना गैस लेगा। आप पैसा लोगों से तो ले रहे हैं, चाहे इधर से कान पकड़े चाहे उधर से कान पकड़े, आवाम का पैसा आपके पास तो जा रहा है, जनता का पैसा आपके पास तो जा रहा है। तो जनता के लिए कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें करें जिससे जनता आपसे मुतासिर हो सके। मुझे तो नहीं लगता, कसम से आप ना इस्तीफ़ा दे दो, इस्तीफ़ा दे के चली जाओ भाई। हमारे बेचारे जो सैनिक भाई हैं बहनें हैं जो सरहद पर हैं, वो अपने सीनों पर गोलियां खा के हमें सुकून की नींद देते हैं, वो सरहद की हिफाजत करते हैं। अगर सरहद के सारे सैनिक मैदान में आ जाएंगे तो सरहद की हिफाजत कौन करेगा? जब आप उनकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर देंगे तो सरहद की हिफाजत कौन करेगा? दूसरा मुल्क हम पर हमला नहीं कर देगा, उसकी हुकूमत नहीं आ जाएगी? क्यों इस बात का ख्याल नहीं? या दूसरे मुल्क से आपका कुछ टाका भिड़ गया है, या वाकई आप चाहते हैं कि दूसरा मुल्क हम पर हमला करे? देखो, हमारे जितने भी सैनिक भाई हैं जिन्होंने बेइंतहा मेहनत की है, उनको मेहनत का फल दीजिए और उनको उनकी ज़िंदगी अच्छे से जीने दीजिए। जो हमारे सैनिक भाई हैं माशाल्लाह, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो अपने बचपन की शौक को, नींद को, ख्वाहिशों को कुर्बान करते हैं। किस लिए? अपने वतन, उनको अपने वतन से मोहब्बत है, अपने वतन की हिफाजत के लिए। वो भी चाहें तो क्लब में जाएं, लेकिन नहीं, उनको अपने वतन से मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है। वो चाहते हैं कि हम सरहद पर जाएं, भले ही मुझे 1000 गोलियां सहनी पड़े, हम सहेंगे, लेकिन अपने वतन की हिफाजत करेंगे। उन भाइयों की वजह से आज हम लोगों को सुकून की नींद मिलती है, उनकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी में खुशी है। तो हमारे जितने भी सैनिक भाई हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, गुजारिश है, मुअद्दिबाना गुजारिश है कि खुदा के वास्ते हमारे भाइयों की ज़िंदगी से न खेलें, ऐसे मुद्दे मत लाएं जिससे इनकलाब पैदा हो। वैसे भी अब मेरा मुल्क जो है, हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है, वो स्मार्ट इंडिया के बजाय बेरोज़गार इंडिया बन चुका है। खुदा के लिए ऐसा ना करें, मेरी आपसे बहुत ज़्यादा अपील है।